ज्योति की शादी आकाश से हुई थी। आकाश एक अमीर घर का लड़का था। शादी के बाद ज्योति अपने ससुराल में बहुत खुश थी। और वो खुश होती भी क्यों नहीं, आखिर उसे इतना प्यार करने वाला ससुराल जो मिला था। पर क्या सच में ज्योति को इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला था, या इस प्यार के पीछे की सच्चाई कुछ और थी? मेरी प्यारी ज्योति बहू, कहाँ रह गई थी तू? तू जानती है ना, तेरे बिना इस घर का कोई भी सदस्य खाना नहीं खाता। जानती हूँ माँ जी, पर माँ का फ़ोन आ गया था। उनकी तबीयत अब पहले से ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। अच्छा बहू, तेरी बात तेरे पिताजी से हुई नहीं क्या? तेरे पिताजी कह रहे थे कि तुम्हारी माँ की तबीयत जैसे ही ठीक होगी वो हमें हमारी 4 चक्के की गाड़ी, 5 तोला सोना और यही कुछ 1-2 लाख रुपए बिना कुछ कहे हमारे घर भिजवा देंगे। इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता माँ जी, और ना ही मेरे पिताजी से बात हुई है। वैसे माँ जी, अगर पिताजी ने आपको ज़ुबान दी है तो वो अपनी ज़ुबान पूरी करके रहेंगे। कोई बात नहीं बहू, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम्हारी माँ ठीक है ना, यही बहुत है। सामान और पैसे का क्या है, वो कौन सा भागे जा रहे हैं। आजा खाना खा ले बेटी। अब ज्योति अपनी सास सुशीला, जेठानी कविता और पति आकाश के साथ खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। ज्योति के जाते ही कविता अपनी सास और अपने देवर से कहती है, लो सुन लिया, और कर लो गरीब घर की लड़की से शादी। बना लिया ना इस गरीब लड़की को इस घर की बहू। क्या कहा था मैंने कि इसके माँ बाप बहुत गरीब है, वो हमें इतना सब कुछ नहीं दे पाएंगे। माँ, अब तो मुझे भी भाभी की बातें सच लगने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुछ ना मिले। इसके पिताजी ने जो हमें बड़े बड़े सपने दिखाए थे, कहीं वो अधूरे ना रह जाए। अरे कोई बात नहीं बेटा, बस कुछ दिन की बात है। इसकी माँ ठीक होने ही वाली है। जैसे ही माँ इसकी घर आएगी वैसे ही मैं इसके पिताजी से इस बारे में बात करूंगी। इस बात से अनजान ज्योति कि उसे अपने ससुराल में जो प्यार मिल रहा है वो बहुत जल्द उससे छीनने वाला है। ज्योति अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, पर समय के साथ उसके ससुराल वालों का बर्ताव उसके लिए बदलने लगता है। और एक दिन ज्योति की माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। उनका देहांत हो जाता है। ये सदमा ज्योति के पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो भी चल बसते हैं। ज्योति एक साथ अपने माता पिता को खो बैठती है। कुछ दिनों बाद ज्योति अपने मायके से ससुराल आती है। आ गई मेरी प्यारी बहू। अच्छा, आप जल्दी से अपना बैग खोल कर दिखा कि मायके से क्या क्या लेकर आई है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी माँ की तबीयत खराब थी, वो इस दुनिया में नहीं रही, और मेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। भला मैं अपने मायके से क्या लेकर आऊँगी? लो कर लो बात। ना अब इसकी माँ जिंदा है ना ही पिताजी। वैसे तो तुम बड़ा बोलती थी कि तुम्हारे पिताजी जुबान के बड़े पक्के हैं, पर तुम्हारे पिताजी तो बिना अपनी जुबान पूरी किए चले गए। ज्योति बहू, अपने भाई को फ़ोन करके कह दे कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द हमें दहेज का सामान नहीं दिया तो हम तुझे तेरे घर वापस भेज देंगे। फिर पड़ी रहना अपने मायके में। अब कविता और सुशीला वहाँ से चली जाती हैं। आज अपनी सास और जेठानी का असली रूप देखकर ज्योति पूरी तरह से टूट जाती है और आकाश के आने का इंतज़ार करने लगती है। इंतज़ार करते करते ज्योति की आंख लग जाती है। रात से कब सुबह हो जाती है ज्योति को पता ही नहीं चलता। और जब कविता उसे आवाज़ लगाती है तो अचानक से उसकी आंख खुलती है। अरे ये क्या, रात से सुबह हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। दीदी मुझे कब से आवाज़ लगा रही है? इतना सोचकर ज्योति आकाश को ढूंढने लगती है, पर उसे पूरे घर में आकाश कहीं नहीं मिलता। एक बार फिर उसे अपनी जेठानी की आवाज़ सुनाई देती है। अब ज्योति जल्दी से अपनी जेठानी के पास आती है। हो गई महारानी जी की सुबह। महारानी जी, भूल गए आप कि तुम इस घर की बहू हो और दहेज में कुछ नहीं लेकर आई हो, इसलिए महारानी मत बनो और फटाफट नौकरानी बनकर काम करो। दीदी आप फिक्र मत करो, मैं सारा काम कर लूँगी। अच्छा दीदी, क्या आपने आकाश जी को देखा है? मैं उन्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ। ला कर लो बात। अब देवर जी क्या तुम्हारे लिए बैठे रहेंगे? तुम्हारी तरह उनके पास पूरे दिन बैठने का काम नहीं है। वो सुबह होते ही ऑफिस जाते हैं। क्या आकाश जी ऑफिस चले गए?
वो भी बिना मुझसे मिले और बात किए। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ज्योति के ससुराल वालों का अत्याचार भी उस पर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे ज्योति अपने ससुराल वालों के इस बर्ताव से परेशान होने लगती है। अब आकाश भी उससे सही तरीके से बात नहीं करता था। ये बात ज्योति को बहुत बुरी लगती है। ऐसे ही एक दिन, आकाश जी, माना कि मेरे पिताजी ने आप लोगों से वादा किया था कि वो आपको 5 तोला सोना, 4 चक्के की गाड़ी और कुछ पैसे देंगे। मैं जानती हूँ कि हम लोग बहुत गरीब हैं, पर मैं अपने पिताजी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर माँ की तबीयत खराब नहीं होती तो मरने से पहले वो आपको सब कुछ दे चुके होते जो उन्होंने आपसे कहा था। अगर तुम्हारे पिताजी कुछ देना चाहते तो तुम्हें खाली हाथ विदा नहीं करते, पर हम लोगों ने तुम्हें फिर भी अपनाया, इतना प्यार किया, और तुमने क्या किया? अपने पिताजी के साथ मिलकर मेरे परिवार वालों को धोखा दिया। पर आकाश जी, आप मेरे पिताजी की हालत जानते थे। ज्योति आकाश को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर आकाश उसकी एक नहीं सुनता और समय के साथ आकाश के सब्र का बांध अब टूटने लगता है। और एक दिन सुशीला और कविता के कहने पर ज्योति अपने भाई से मिलने जाती है, पर उसका भाई उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेता है। और जब ये खबर ज्योति के ससुराल वालों को मिलती है तो ज्योति के आते ही, बेटा, अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि देने वाला तो खुद चल पड़ा। अब इस गरीब को हम अपने घर का सर दर्द क्यों बनाए? बेटा देख, मैं तेरी शादी बहुत अमीर घर में कराऊंगी, छोड़ दे इस लड़की को। माँ, मैं खुद भी इस लड़की के साथ नहीं रहना चाहता। वो तो आप लोगों ने कहा, इसलिए मैंने इस गरीब से शादी की थी। इस तरह से ज्योति के ससुराल वाले उसे घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। बेचारी ज्योति के सामने मरने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो एक नदी में जाकर कूद जाती है, पर यह सब कुछ एक मछुआरा देख लेता है और वो जल्दी से नदी में कूदकर ज्योति की जान बचा लेता है। कुछ देर बाद जब ज्योति की आंख खुलती है, मैं कहाँ हूँ? मुझे किसने बचाया? बिटिया, तुम मेरे घर में हो और मैंने तुम्हारी जान बचाई। अब तुम आराम करो, उसके बाद मुझे बताना कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। अरे ओ सरला, जल्दी से बिटिया के लिए कुछ खाने को ले आ, बिटिया को होश आ चुका है। काका, ये आपने क्या किया? आपने क्यों मुझे बचाया? मुझे मर जाने दिया होता, मैं और जीना नहीं चाहती। पर क्यों बिटिया? सरला और उसके पति मोहन के पूछने पर ज्योति अपनी दुख भरी कहानी सरला और उसके पति को सुनाती है। ज्योति की कहानी सुनकर सरला की आंखों में आंसू छलक आते हैं। न जाने क्या रखा है इस दहेज और अमीरी गरीबी में। बिटिया, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ जो किया बहुत गलत किया, पर अब तुम फिक्र मत करो, हम हैं ना। हाँ बेटा, सरला बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है, पर तुम्हें पाकर ऐसा लग रहा है कि हमें औलाद मिल गई। क्योंकि सरला और उसके पति मोहन की अपनी कोई औलाद नहीं होती, इसलिए वो दोनों ज्योति को अपनी बेटी के रूप में अपना लेते हैं और ज्योति पुरानी सारी बातों को भूलकर उनके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। ज्योति सरला और मोहन के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही थी, पर वो कहते हैं ना, खुशियाँ ज़्यादा देर तक रुकती नहीं। ऐसा ही कुछ ज्योति के साथ होने वाला था। एक दिन जब मोहन मछलियाँ पकड़कर घर आता है तो बुखार से तप रहा था। काकी देखो तो, काका का सर तप रहा है और उनका शरीर भी नीला पड़ चुका है। काकी, हमें जल्दी से काका को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। अरे नहीं बिटिया, अब हमारे पास इतना समय नहीं कि हम हॉस्पिटल में जा सके। हम जब मछली पकड़कर घर आ रहे थे तब रास्ते में हम एक जहरीले सांप ने काट लिया। हमारे पास अब थोड़ा ही समय बचा है। क्या आपको सांप ने काटा है? हे भगवान, आखिर तो हम गरीब से चाहता क्या है? सरला, क्यों इतनी भावुक हो रही हो? इस धरती पर जो आता है एक ना एक दिन उसे जाना ही होता है। इसलिए आज मैं अपनी ज्योति बिटिया से एक वादा लेना चाहता हूँ। ज्योति बिटिया, जब तेरे ससुराल वालों को उनकी गलती का एहसास हो जाए तो तू उन्हें माफ़ कर देना बिटिया। हाँ काका, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सबको माफ़ कर दूंगी। बस आप हमें छोड़कर मत जाओ। मैं पहले ही अपने माता पिता को खो चुकी हूँ, अब आपको खोना नहीं चाहती।
इतना बोलकर ज्योति रोने लगती है और कुछ ही देर में मोहन इस दुनिया से चल बसता है। मोहन के जाने के बाद ज्योति और सरला बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब घर चलाना मुश्किल हो रहा था। ज्योति पढ़ी लिखी थी और उसने नर्स का कोर्स भी किया था, इसलिए एक दिन, काकी अब मैं पहले से ठीक हूँ, मैं पुरानी सारी बातें भी भूल चुकी हूँ। अब काका हमें छोड़कर जा चुके हैं, आप कब तक मेरा बोझ उठाएंगी? इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब मैं बाहर जाकर काम करूँ। पर बेटा तू काम क्या करेगी? काकी मैंने नर्सिंग का कोर्स किया था ताकि मैं कुछ कर सकूं, पर मेरी शादी इतनी जल्दबाजी में हो गई कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। शायद भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। इस तरह से ज्योति हॉस्पिटल में जाकर नौकरी की तलाश करती है, पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। थक हार कर ज्योति घर आने लगती है। तभी वो देखती है कि एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल से बाहर ही निकली है, उसे एक गाड़ी वाला मार कर चला गया। उस समय रोड पर कोई नहीं था सिवाय ज्योति के, इसलिए ज्योति खुद डॉक्टर को उसी हॉस्पिटल में ले जाती है। कुछ समय बाद जब डॉक्टर की आंखें खुलती है तो नर्स डॉक्टर से कहती है, अच्छा हुआ डॉक्टर निर्मल जो आपको होश आ गया, वरना जिस तरह से आपके सर से खून निकल रहा था हम सब तो डर ही गए थे कि कहीं आप कोमा में ना चले जाए। वैसे आप कैसे हैं डॉक्टर? मैं पहले से ठीक हूँ, पर तुम कौन हो? ये मिस ज्योति है, आज इन्हीं की वजह से आपकी जान बच पाई है। ये तो मेरा फ़र्ज़ था, और वैसे भी मैं घर ही जा रही थी और मेरी आंखों के सामने ये हादसा हो गया। आज से कुछ साल पहले मेरी भी किसी ने जान बचाई थी और आज मैंने इनकी जान बचाकर अपना एक कर्ज चुका लिया। हॉस्पिटल में तुम्हारा कोई रिलेटिव एडमिट है क्या? मेरा अपना तो कोई नहीं है सिवाय मेरी काकी के। मैं यहाँ नौकरी के लिए आई थी, पर यहाँ वैकेंसी नहीं है। किसने कहा तुमसे कि तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है? आज से और अभी से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, कल से आ जाना। नौकरी मिलते ही ज्योति की खुशी दुगनी हो जाती है। घर आकर ज्योति सारी बात सरला को बताती है और अगले दिन से हॉस्पिटल जाने लगती है। हॉस्पिटल जाती ही ज्योति को उसका पहला पेशेंट मिलता है, और जब ज्योति अपने पेशेंट को देखने के लिए रूम में जाती है तो वो हैरान रह जाती है। ज्योति तुम? आकाश जी आप यहाँ और इस हाल में, ये सब कैसे हुआ? ज्योति बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हारे जाने के बाद माँ जी, जिस तरह से आप ज्योति को इस घर से धक्के मारकर निकाल चुकी हैं, वैसे ही आप अपने इस सौतेले बेटे को कब धक्के मारकर निकालोगी? बहू, जब तक ये मनहूस आकाश की प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं हो जाती तब तक। तू भूल गई क्या बहू? मैंने इसके पिताजी से इसकी प्रॉपर्टी के लिए ही तो शादी की थी, पर मरते हुए इसके पिताजी ने सारी धन दौलत आकाश के नाम कर दी। हम उससे उसकी प्रॉपर्टी तब तक नहीं ले सकते जब तक वो 26 साल का नहीं हो जाता। इसलिए बस हमें 2 दिन और इंतज़ार करना होगा। 2 दिन बाद ये 26 का हो जाएगा। तो माँ जी कुछ कीजिए ना, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आकाश को सब पता चल जाए और वो हमें भी इस घर से धक्के मार कर निकाल दे। बहू, मैंने कहा ना, बस 2 दिन और। इस तरह से सुशीला कविता के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और आकाश के बर्थडे वाले दिन उसके खाने में नशे की दवाई मिलाकर उससे प्रॉपर्टी के सभी कागज़ पर साइन करवा लेती है। अगली सुबह जब आकाश को होश आता है तो सुशीला कविता के साथ मिलकर आकाश को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? मैं तो आपका बेटा हूँ ना, आप मुझसे कितना प्यार करती थी और आप मुझे ही घर से निकाल रही हो। तू मेरा बेटा था पर सौतेला। अरे मैं तो भूल ही गई, जब मैंने तेरे पिताजी से शादी की थी तब तू सिर्फ 2 साल का था और तुझे तो कुछ पता ही नहीं। आज मैं तुझे सच सच बता देती हूँ, मैंने तुझसे प्यार का नाटक किया ताकि तुझसे तेरी जायदाद में अपने नाम करा सकूं, और आज ये धन दौलत मेरे नाम हो चुकी है, इसलिए मैं तुझे अपने घर से धक्के मारकर निकाल रही हूँ। माँ, आप इतनी लालची हो सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपके और भाभी के कहने पर मैंने अपनी ज्योति को खुद से दूर कर दिया और आज आप दोनों मुझे मेरे ही घर से निकाल रही हो। देवर जी, ये घर आपका था पर अब हमारा है।
इस तरह से कविता और सुशीला आकाश को घर से निकाल देती हैं। आकाश के जाते ही सुशीला गुंडों को फ़ोन करती है। तुम्हारा शिकार घर से निकल चुका है। वो आकाश का बच्चा पुलिस स्टेशन में जाकर हमारे खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखवाए, उससे पहले ही तुम उसे भगवान के पास पहुंचा दो। और याद रखना, ये मौत एक हादसा लगनी चाहिए ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। अब फिक्र मत कीजिए मैडम, आपका काम हो जाएगा। इस तरह से सुशीला आकाश को अपने रास्ते से हटाती है। पर कहते हैं ना, मारने वाले से अक्सर बचाने वाला बड़ा होता है। आकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। क्योंकि आकाश का एक्सीडेंट बाजार में होता है, इसलिए आसपास के सभी लोग तुरंत आकाश को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। ज्योति, जिस माँ को मैंने अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार किया, उसी माँ ने मेरे साथ इतना सब कुछ किया। शायद मेरे साथ ये होना भी ज़रूरी था, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हिम्मत रखिए आकाश जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर ज्योति, तुम यहाँ कैसे? अब ज्योति आकाश को सारी बात बताती है और उसका इलाज भी करती है। बहुत जल्द आकाश ठीक हो जाता है और ज्योति के साथ सरला के घर जाता है। काकी, आज आपकी और काका की वजह से मेरी ज्योति जिंदा है, और ज्योति की वजह से मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। कोई बात नहीं बेटा, और वैसे भी आज मैं ज्योति के लिए बहुत खुश हूँ। आखिर उसे उसके हिस्से की खुशियाँ मिल ही गई। सही कहते हैं, अगर खुशियाँ ज़्यादा देर नहीं रुकती तो दुख भी ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता। इस तरह से ज्योति अपने पति को माफ़ कर देती है और आकाश सरला को अपनी माँ बना लेता है। सरला, आकाश और ज्योति एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। बहू, ये देखो, सोफा के नीचे कचरा है, वहाँ भी झाड़ू लगा दो। वो क्या है ना सासू माँ, मैंने अपने घर में कभी झाड़ू पोछा किया ही नहीं। अच्छा? हाँ सासू माँ, वहाँ काम वाली आती है ना, और जब नहीं आती तो मेरी माँ कर लेती थी। ठीक है ठीक है, जल्दी करो बेटा, 8 बज रहे हैं और गौतम 9:15 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर सासू माँ, इतनी जल्दी खाना कैसे बन पाएगा? मैं जाकर कुछ तैयारी करती हूँ, तुम भी जल्दी से काम निपटा कर आ जाना। जब विधि नहाकर रसोई घर में पहुंची, बताइए माँ जी, मैं क्या करूँ? सब्जी, दाल, चावल बन गया है, आटा भी मांड दिया है, तो बस रोटियां सेक ले फटाफट। पर ये क्या सासू माँ, एक ही सब्जी? तो दाल तो है ना साथ में। अच्छा, देखिए बुरा न मानो तो एक बात कहूँ सासू माँ, मेरे यहाँ तो एक सब्जी में कोई खाना खा ही नहीं सकता। भैया तो सीधे थाली ही फेंक देते हैं। ये कहकर वो रोटियां बनाने लगी। हाँ हाँ ठीक है, पर जल्दी हाथ चला। माँ, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक बेटा, ये ले तेरा डिब्बा। ठीक है माँ, चलता हूँ मैं। इतना कहकर वो ऑफिस चला जाता है। दोपहर में सुमन जी विधि से कहती हैं, बहू, आज किराने की लिस्ट बना लेना। गौतम कल जब ऑफिस से लौट कर आएगा तो सामान भी लेता आएगा। ठीक है सासू माँ, बताइए क्या क्या लिखना है? अब तो रसोई तुझे ही संभालना है, अपने हिसाब से लिख ले। अंदाज तो है ना तुझे? हाँ सासू माँ। और हाँ, पर्ची ध्यान से गौतम को दे ज़रूर देना। जी ठीक है। दूसरे दिन टिफ़िन के साथ विधि एक कागज़ भी देती है। ये लिस्ट जाते समय किराने वाले को देते जाइएगा और शाम को सामान ले आइएगा। अच्छा ठीक है। जब शाम को गौतम लौट कर आया तो बहुत गुस्से में था। माँ, क्या हुआ बेटा? बड़े गुस्से में लग रहा है। ये कैसा किराने का सामान लिखा था माँ? हर बार 5-6 हज़ार के अंदर आ जाता था, और इस बार 15,000 हैं। 15,000? लिस्ट तो दिखा भला। आटा 20 किलो, दाल 5 किलो, चावल 10 किलो, काजू 1 किलो, बादाम 1 किलो, पिस्ता 1 किलो, देसी घी 5 किलो, लाइजोल 1 लीटर। बहू, कहीं पर्चा बदल तो नहीं गया?
सासू माँ, ये मैंने ही लिखा है। इतना सामान तो किसी प्रोग्राम में आता है बेटा। सासू माँ, तो फिर लिस्ट आपको ही बनानी चाहिए थी। हमारे मायके में तो किराने का सामान ऐसे ही आता है। चुप, बिल्कुल चुप। अब एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मुझे पता है तेरे मायके वाले कितने रईस है। विधि गुस्से में कमरे में चली गई। ये क्या किया बेटा तूने? रुला दिया उसे। माँ, तुमने बातें नहीं सुनी उसकी? अभी उसमें बचपना है, पर तुम तो समझदार हो ना। अरे माँ, तुम भी। जा, अब हाथ मुंह धो ले, मैं चाय बनाती हूँ। इसी तरह दिन बीतने लगे, पर विधि की शेखी मारने की आदत ना गई। लेकिन गौतम का इस आदत पर चिढ़ना बढ़ गया। एक दिन सुमन जी उसके लिए साड़ी लेकर आई। बहू, ये साड़ी लो। अरे वाह! तुम दीपावली पर इसी साड़ी को पहनना। हरा रंग तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। सासू माँ, पिछले साल सेम ऐसी ही साड़ी मेरी माँ ने बर्तन वाली और झाड़ू पोछा वाली को दी थी। ये सुनकर गौतम को बहुत गुस्सा आया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि सुमन जी ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। अगली सुबह गौतम ऑफिस के लिए तैयार होकर बोला, माँ, टिफिन बना। बहू, टिफिन तैयार है? हाँ, बस हलवा रखना बाकी है। जल्दी कर बहू, ला हलवा मैं रख देती हूँ। सासू माँ, ऐसा हलवा तो मेरे घर में किसी के गले से ना उतरे। हम लोगों को तो एकदम घी में तर हलवा पसंद है। आज गौतम के सब्र का बांध टूट ही गया। वो अंदर गया और हाथ में एक सूटकेस लेकर वापस लौटा। विधि, विधि! जी कहिए। चलो। कहाँ? तुम्हारे मायके। क्यों? वहीं रहो और दूध घी खाओ। जब तुम्हारा पेट भर जाए तब आ जाना, समझी? अरे बेटा सुन तो। नहीं माँ, मैं नहीं झेल सकता। ये कहकर उसने विधि का हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए उसे मायके छोड़ आया। कुछ दिन बाद सुमन जी ने कहा, बेटा तू तो ऑफिस में रहता है और मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती हूँ और इसीलिए खाली घर खाने को दौड़ता है। माँ, मैं कैसे जाऊँ? बड़े गुस्से में छोड़कर आया हूँ उसे। तो क्या हुआ बेटा? पूरे दिन घर में चहकती फिरती थी। देखता हूँ संडे को। अगले दिन गौतम का टिफिन देकर सुमन जी ने कहा, आज ध्यान से ले आना बहू को। आज नहीं माँ। शाम को जब 6 बजे गौतम घर लौटा तो उसने देखा दरवाज़ा बंद है। चलो एक्स्ट्रा चाबी से खोल लेता हूँ। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही गौतम सोफा पर बैठा, उसकी नज़र टेबल पर रखे कागज़ पर पड़ी। मैं बहू को लेने जा रही हूँ, तुझे आना हो तो तैयार होकर बनारसी मिठाई भंडार पर आ जाओ। वो जल्दी से टैक्सी लेकर बनारसी मिठाई भंडार पहुँचा तो देखा माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। आ गया तू? मायके में सुमन जी से विधि की माँ ने कहा, कैसी रही आप लोगों की तीर्थ यात्रा? सुमन और गौतम एक दूसरे को देखने लगे। तभी विधि बोली, अरे मैंने ही माँ को बताया था कि गौतम जी आपको तीर्थ यात्रा पर लेकर गए हैं, तभी तो मुझे जल्दबाजी में यहाँ छोड़ गए थे। जी जी, बहुत अच्छी रही। फिर सुमन जी ने विधि की माँ से कहा, विधि से कहिए जल्दी निकलेंगे, नहीं तो रात हो जाएगी। जी हाँ, तैयारी तो हो चुकी है, खाना भी तैयार है, खा कर ही जाइएगा। खाना खाने के बाद सुमन जी ने कहा, खाना बहुत अच्छा था सबनन जी, मजा आ गया। तब विधि की माँ हाथ जोड़कर बोली, विधि ने बताया था कि हमारे यहाँ बिना 3-4 सब्जी और मिठाई के कोई खाना नहीं खाता, पर हमसे जितना हो सका उतनी ही व्यवस्था की। गौतम ने मन में कहा, अच्छा तो मैडम जी यहाँ अपने ससुराल की तारीफों के पुल बांधती है। घर पहुँचने पर सुमन जी ने विधि से कहा, बेटा ये अच्छी बात है कि तुम दोनों घरों की इज्जत बनाए रखना चाहती हो, पर याद रखो बेटा, ये झूठ की नींव पर नहीं होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, अब बात मेरी समझ में आ गई है। शिक्षा, पर हमें तारीफ उतनी ही करनी चाहिए जितनी सहज लगे। माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पूर्णा से, नहीं तो करूंगा ही नहीं।
शादी के लिए तेरे बाबूजी कभी नहीं मानेंगे। हाँ तो मैं भी नहीं करने वाला शादी उनके बचपन के वो दोस्त की बेटी से। अच्छा पहले खाना खा ले फिर बात करते हैं, मुझे भूख नहीं है, मैं जा रहा हूं सोने। इतना कहकर श्लोक अपने कमरे में चला जाता है। बहू जाओ, जाकर अपने लाडले देवर को खाना खिलाओ। जी सासू माँ। आजकल के बच्चे समझते हैं कि हम ही उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। पर सासू माँ, आपने, मैंने, हम सब ने देखा है कि पूर्णा एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अरे बहू, वो दूसरी जाति की है, अगर हमने शादी करवा दी तो लोग क्या कहेंगे? कौन से लोग सासू माँ? हमें लोगों से क्या वास्ता? और अगर लोग खुश भी ना हो तो भी चलेगा, पर लोगों को सिर्फ एक दिन खुश करने के चक्कर में हम अपने श्लोक की पूरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। अरे बर्बाद क्यों, हम उससे अच्छी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवाएंगे। तब तो सिर्फ श्लोक ही क्यों, उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद करेंगी जिसकी शादी श्लोक से होगी, साथ ही पूर्णा और उसके पति की भी। हाँ पर समाज क्या कहेगा बहू? फिर वही समाज माँ जी, अगर आपकी पसंद की लड़की से शादी करवाती हैं तो भी समाज कहेगा, छी कैसे निष्ठुर माँ बाप हैं, बेटे का सुख न देखा गया, अपनी पसंद थोप दी उस पर। अब मीरा जी को समझ में आ रहा था। ठीक है बहू, मैं तुम्हारे बाबूजी से बात करती हूँ, देखती हूँ क्या कहते हैं। सासू माँ वो हाँ ही कहेंगे, कौन पिता अपने बेटे को खुश देखना नहीं चाहता। और इस तरह आखिर पूर्णा और श्लोक की शादी हो गई। पर पूर्णा की आंखों में मंशा का सम्मान हमेशा खटकता। इसी तरह 5 साल हो गए, दोनों के बच्चे भी हो गए। एक दिन श्लोक ने कहा, भाभी आपने छोले भटूरे बहुत दिन से नहीं बनाए। ठीक है कल ही बनाती हूं मैं। रात को पूर्णा ने कहा, सुनिए जी, आपको छोले भटूरे खाने थे तो होटल में खा लेते या जोमेटो से ऑर्डर कर देते, भाभी के सामने गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत थी? अरे इसमें गिड़गिड़ाने वाली कौन सी बात है, तुमने देखा नहीं उन्होंने कितने खुश होकर हाँ कहा। फिर मुझे हमेशा ताने देती रहती है, सबके सामने बेइज्जत करती है कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता। देखो मैं भाभी को बहुत पहले से जानता हूँ, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और अब मुझे सोने दो, कल ऑफिस भी जाना है। लाडला देवर, ये तो नहीं मानने वाले, कल सासू माँ से कहती हूँ। अगले दिन मौका देखकर पूर्णा ने कहा, सासू माँ आप मेरी और भाभी की रसोई अलग कर दीजिए ना। अरे क्यों, ऐसा क्या हुआ बहू? देखिए ना, मैं पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ और पूरा क्रेडिट तो वो ले जाती है, यहाँ तक कि श्लोक को भी यही लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाती। अरे पर छोटी बहू, तुम अपनी शादी से अब तक का सफर याद करो, पूरे परिवार में सबसे ज्यादा सपोर्ट तो तुम्हें मंशा बहू से ही मिला है ना? तुम्हारी शादी श्लोक से मंशा की जिद के कारण ही हुई है। पर सासू माँ, अब मैं अपने ऊपर और एहसान नहीं लाद सकती। ठीक है बहू, तुम्हें जैसा ठीक लगे, पर हम दोनों सुबह का खाना मंशा बहू के यहाँ खाएंगे और रात को तुम्हारे यहाँ। ठीक है सासू माँ। अगले दिन से दोनों बहुएं अलग अलग खाना बनाने लगी। मंशा का काम बहुत अच्छा था, वो रोज नए नए व्यंजन बनाती। उसने बर्तन धोने और झाड़ू पोछा के लिए बाई लगा ली थी। वो घर और बच्चों को भी साफ सुथरा रखती। दूसरी तरफ पूर्णा का हर काम अधूरा सा रहता। खाने में पुड़ी अचार, दूध ब्रेड या दाल चावल ही होते। बच्चे, घर सब अस्त व्यस्त रहता। खुद भी पहले जहां एकदम टिप टॉप रहती थी, अब उलझे हुए बाल लिए रहती। वो शाम को भी खाना नहीं दे पाती थी। आखिर एक दिन उसने अपनी सासू माँ से कहा, देखिए ना सासू माँ, शाम को मुझे सिर्फ आप लोगों के कारण खाना बनाना पड़ता है, नहीं तो ना ये शौकीन है ना मेरे बच्चे। सुबह का बचा हुआ या दलिया खिचड़ी कुछ भी खा लेते हैं हम। तब मंशा ने कहा, सासू माँ, मुझे तो वैसे भी दोनों टाइम खाना बनाना पड़ता है, 4 रोटियां ही तो सेकनी होती है। वैसे भी मालकिन तो आप ही हैं घर की। जैसा तुम कहो बेटा।
बेटा कभी कभी मंशा के घर जाकर खाना खा लेता। श्लोक भी अब बातचीत कम ही करता। एक दिन पूर्णा ने सासू माँ से कहा, सासू माँ, मैं पहले जितना काम भी नहीं करती हूँ। पहले से तो अब काफ़ी कम काम है, पर फिर भी मैं ठीक से नहीं कर पाती। ऐसा क्यों? देखो बहू, तुम काम तो करती थी, पर तुमने काम को व्यवस्थित तरीके से करना नहीं सीखा। तुम हर काम करती थी, पर मंशा बहू हमेशा साथ रहती थी और सुबह बच्चों को तैयार करना, नाश्ता बनाना, स्कूल भेजना, सब काम वही निपटा देती थी। तब तक तुम दूसरे काम कर लेती, जिससे दिन में कई घंटे तुम दोनों के पास बच जाया करते थे। पर सासू माँ, काम तो पहले ज्यादा था ना। तुमने तो सुना ही होगा बहू, 1 और 1 साथ हो तो 11 होते हैं, अलग हो तो अकेले। पूर्णा को अपनी गलती समझ में आ गई थी। बुझे हुए चेहरे के साथ उसने पूछा, सासू माँ, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? तभी मंशा ने आकर कहा, किसने कहा कुछ नहीं हो सकता? मंशा तो पूर्णा के बिना अधूरी ही थी। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा। अरे पगली, गलती करने का हक छोटों का ही तो होता है। हाँ, और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। शिक्षा, किसी के प्रेम और सहयोग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें ही शर्मिंदा होना पड़ता है।